गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको न्यूज़ पता ही चल गया होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, जो आयोग करवाता है, उसके अध्यक्ष पद के लिए चुने जा चुके हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा, कीर्ति पांडे जो उसके अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वह जल्दी ही होने वाला है। इसके साथ ही आरओ तथा पीसीएस का भी एग्जाम जो उसका डेट भी घोषित हो चुका है, तो ज्यादा समय नहीं है। तो आप उसी के अनुसार अपने टाइम टेबल को, जो एग्जाम होने वाले हैं उसके अनुसार अपने टाइम टेबल को बनाएं और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो हमारा जीएस का सेशन होता है उसमें हमने जो प्रैक्टिस सेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो 30 क्वेश्चन का होता है शुरू किया था, उसका यह आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट का चौथा पेपर है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर सही है। हमारे ऑप्शन है, पहला है कथन, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है, न तो एक न ही दो। बी, एक और दो दोनों। सी, केवल दो। डी, केवल एक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है। तो पारिस्थितिकी निकेत से अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आपका जो घर होता है उसको आवास कहा जाता है। ठीक, आपका घर जो है एक आवास है। अब आपके घर में कई कमरे हो सकते हैं। ठीक, तो आवास क्या होता है कि एक जीवधारी या फिर कोई जीव है उसके रहने का स्थान है। ठीक, अब एक घर में जैसे आपका घर होगा उसमें कई कमरे होंगे, घर आपका आवास हो गया। कमरा जो हो गया वह निकेत कहलाएगा, परंतु सिर्फ कमरा ही निकेत नहीं कहलाएगा। कमरे में आपके जीवन के लिए जो भी उपयोगी चीजें हैं जिससे आपका जीवन चल सकता हो, उसको, उन चीजों को सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाएगा। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं, इसकी परिभाषा होगी, एक प्रजाति के लिए समस्त जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जो श्रृंखला होती है, जो संगठन होता है, वही निकेत कहलाता है। यानी जो आपका घर है वह क्या कहा जाएगा, आवास। और एक आवास में कई निकेत होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कई कमरे मान लीजिए बनाए गए हैं। ठीक, तो कई कमरे बनाए गए हैं, तो मान लीजिए ये कमरा आपका है। अब यहाँ पर आप रह रहे हैं, इसमें आपके रहने के लिए पानी होना चाहिए, यानी पानी की बोतल हो, पुस्तक हो यानी आपको पढ़ने के लिए, खाना आपको मिल जाए। ठीक, एक विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए, यही सब चीजें। हवा होनी चाहिए। ठीक, तो भौतिक रूप से अगर देखेंगे तो जैसे घर हो गया, तो कई सारी चीजें जो एक प्रजाति या फिर एक जीव को जीने के लिए, चाहे वो भौतिक रूप से हो, रासायनिक हो या जैविक, इन सब चीजों को सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। तो यानी जो हमारा पहला कथन है, यह उन स्थितियों एवं श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ठीक, तो पहला कथन सही। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो यह भी कथन सही है। ठीक, प्रत्येक प्रजाति का जो एक स्थान अलग होता है, वहां पर आपने देखा होगा जैसे कि बाघ अभ्यारण्य होते हैं, तो वहां पर बाघों के लिए विशेष संरक्षण दिया जाता है, तो वह एक निकेत है उस प्रजाति के लिए। ठीक, अगला इस प्रकार से हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा, एक और दो दोनों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। पहला है कांग्रेस घास, दूसरा है एलिफेंट घास, तीसरा लेमन घास, डी यानी चौथा नट घास। तो जो प्राकृतिक रूप से मच्छर भगाने के लिए जो इसमें ऑप्शन में दिए गए उसका प्रयोग किया जाता है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा लेमन ग्रास। ठीक, लेमन ग्रास एक पौधा होता है, इससे चाय भी बनाई जाती है और खाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, तो इससे एक तेल निकाला जाता है जिसे सिट्रोनेला कहते हैं। ठीक, सिट्रोनेला।
सिट्रोनेला तेल इससे बनाया जाता है। इसकी सहायता से ही क्या क्या बनता है, एक तो मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती बनती है उसमें इसका प्रयोग होगा, साथ में ही साबुन बनाने में और परफ्यूम या फिर सेंट इसी को कहते हैं, परफ्यूम बनाने में। ठीक, तो इन सब चीजों में जो प्राकृतिक रूप से जो हमारा ऑप्शन है प्राकृतिक रूप से मच्छर प्रतिकर्षी क्या है, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का प्रयोग सिट्रोनेला तेल बनाया जाता है इससे। इसके साथ ही इससे क्या बनाया जाता है, इस तेल से साबुन बनाया जाता है, सेंट बनाए जाते हैं। ठीक, और जो लेमन ग्रास है इसका प्रयोग चाय में भी यानी चाय बनाने में किया जाता है और खाने के तौर पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाने में भी किया जाता है। आगे देखते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, बी केवल जंतुओं से, सी केवल मांसाहारी जंतुओं से, डी केवल पौधों से। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ठीक, एक खाद्य श्रृंखला होगी उसमें शाकाहारी भी होने चाहिए, ठीक, मांसाहारी भी होने चाहिए, सर्वाहारी भी होने चाहिए। तो ये जब सब चीजों को सब प्रकार के जीवों को मिला करके जो बनेगा श्रृंखला उसी को पोषक स्तर कहे जाएंगे। ठीक, तो हमारा जो सही उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से पोषक स्तर बनते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है, यानी विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है ए 2 फरवरी, बी 15 फरवरी, सी 1 फरवरी, डी 10 जनवरी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार इसको परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, दूसरा यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इससे मतलब है कि कोई भी तालाब जैसे है, तालाब में जब हम बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इन सब चीजों को डालेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फेट का निर्माण होगा। यानी नाइट्रोजन और फास्फेट के जब निर्माण से क्या होगा, उसके पोषण स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो पोषण स्तर में जब वृद्धि होगी तो उस तालाब में बहुत सारे ऐसे जैसे जलकुंभी, ठीक, इन सब पौधों की अधिकता हो जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो है नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो है उस तालाब यानी पारिस्थितिकी तंत्र में कम होने लगता है। ठीक, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी पहला कथन तो सही है। सुपोषण का मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे कि एक तालाब है उसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो जा रही है। ठीक, क्या हो रहा है, पोषक तत्व संवर्धन यानी पोषक तत्व जो है बढ़ जा रहे हैं। किसकी वजह से, नाइट्रोजन और फास्फेट जो है उन उर्वरक है उनकी अधिकता हो जाने से। अब बढ़ कैसे रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मलमूत्र और क्या कहते हैं कूड़ा करकट डाला जा रहा है, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन और फास्फेट बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जलकुंभी जैसे पौधे का जन्म हो जा रहा है, वहां पे उग रहे हैं। इसकी वजह से पूरे तालाब में वो ऊपर छा जा रहे हैं, नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों कथन सही है। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृषि क्रांतियां दी गई हैं और वह किससे संबंधित है उससे हमें मैच करना है। ठीक, तो कृषि क्रांतियों से संबंधित भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी कृषि क्रांति को क्या कहा जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति जो है वह है मत्स्य उत्पादन को। ठीक, नीली क्रांति क्या है, मत्स्य उत्पादन को। और धूसर क्रांति जो है, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति क्या है, उर्वरक उपभोग वृद्धि यानी उर्वरक में वृद्धि की जाए। गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली जो होती है उसके उत्पादन को लेकर के शुरू किया गया था। और रजत क्रांति जो है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन की वृद्धि के लिए इसको शुरू किया गया था। इंद्रधनुष जो क्रांति है इसका तात्पर्य समस्त कृषि क्रांतियां सम्मिलित रूप से, ठीक, ये जो मैंने बताया है इनको सम्मिलित रूप से इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। ठीक,
तो यानी समस्त कृषि क्रांतियों को सम्मिलित रूप से इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1 और ई में 5। 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है वह हरियाणा में लगाया गया। कहां पर? हरियाणा में। किस स्थल पर? फरीदाबाद में। और यहां पर जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर उसका क्या नाम है? ब्रह्मा। ठीक, क्या नाम है? ब्रह्मा। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है, स्टोरेज क्षमता 4 पेटाबाइट है। ठीक, 4 पेटाबाइट है। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है? 4 पेटाबाइट है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, एक पेटाबाइट में कितना जीबी होता है? एक पेटाबाइट में कितना जीबी होता है? ठीक, आगे देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है। हमारा ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो ओजोन परत से संबंधित भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ओजोन परत जो है हमारे समताप मंडल में स्थित है। कहां पर? समताप मंडल में। और इसी को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। किसमें है? समताप मंडल। इसी को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है कहां पर? समताप मंडल, या इसी को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। कई बार जो ऑप्शन होता है अंग्रेजी में ही रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, सभी का अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा। तो समताप मंडल या फिर इसी को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा समूह है जो जिस सभी समूह के राज्य जो है पाकिस्तान से मिलते हो, सीमा साझा करते हो? पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। दूसरा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तीसरा है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। चौथा है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है इसमें। पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर साझा करता है, पंजाब भी साझा करता है, राजस्थान, परंतु हिमाचल प्रदेश साझा नहीं करता, यानी यह गलत है। दूसरा, पंजाब साझा करता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी करता है, राजस्थान और गुजरात, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं दिए गए ऑप्शन में से। ठीक, तो इस प्रकार से सही उत्तर बी है। आगे देखते हैं, पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है। दूसरा कथन है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से सही है। पहला है 1 तथा 2, दूसरा 2 तथा 3, तीसरा 1 तथा 3, डी 1 2 तथा 3। तो अगर पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट जो है कहां से शुरू होता है? ताप्ती नदी के बाद से, यानी गुजरात की सीमा से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक आता है। ठीक, तो पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है यह भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण, इसी को कहते हैं ब्लैक पर्वत। ठीक, ब्लैक पर्वत है, तो यानी यह सही है। अब ब्लैक पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक पर्वत का क्या निर्माण कैसे होगा? जैसे कि एक समतल भूमि है, ठीक, अब समतल भूमि का क्या हो रहा है? दोनों किनारा जो है, समतल भूमि है, दोनों किनारा अपनी जगह पर स्थित है, परंतु बीच का जो भाग है उठ गया। ठीक, बीच का भाग क्या हो रहा है? उठ जा रहा है। तो इसी को ब्लैक पर्वत का, यानी
जो समतल भूमि है दोनों किनारे अपनी जगह पर स्थिर है, बीच का भाग उठ जा रहा है, उसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक, दूसरा कथन है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, यानी जो पश्चिमी घाट है, अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत का ये पूरा यहाँ से जब गुजरात शुरू होता है तो यहाँ से लेकर के पूरा ये पश्चिमी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है यह उठा हुआ है, जबकि पूर्वी हिस्सा जो है धीरे धीरे यहाँ पर इसका क्या है, ढलान होते हुए यहाँ पर पठार शुरू हो जाता है। ठीक, तो दूसरा कथन भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यह भी सही है। जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में जब आते हैं इधर पूरा का जो पठार है, पश्चिमी घाट पर्वत है, ये सब लावा बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, तो यानी हमारा जो तीनों कथन है सही है, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2। सूची 1 राज्य को, सूची 2 राजधानियों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और दूसरे में उससे संबंधित राजधानियां दी गई हैं और इससे अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहला है असम, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात और मणिपुर। तो असम की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो असम की जो राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक, कौन सी राजधानी है, दिसपुर। मिजोरम की जो राजधानी है क्या है, आइजोल। ठीक, मिजोरम की राजधानी आइजोल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। ठीक, तो 1 में क्या है 4, बी में 3, सॉरी 1 में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है यह सही है। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। ठीक, कौन सी मृदा, मार मृदा। पहला है ए कानपुर, बी प्रतापगढ़, सी सीतापुर, डी झांसी। तो जो मार मृदा का क्षेत्र है वह झांसी है। ठीक, झांसी यानी जो बुंदेलखंड का एरिया है, पूरा बुंदेलखंड का जो हिस्सा है पूरा वह मार मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो झांसी, ललितपुर और बांदा, ये सब जो है यहाँ पर मार मृदा के क्षेत्र हैं। ठीक, ये सब यहाँ पर मार मृदा पाई जाती है और इसकी विशेषता क्या है, इस मृदा में गेहूं और कपास की खेती अच्छे से होती है। ठीक, गेहूं और कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में क्या है, उत्पाद ही दिए गए हैं और दूसरे में उससे संबंधित राज्य, यानी किस राज्य में कौन सा उत्पाद होता है उसको मैच करना है। पहला है जूट। जूट की अगर हम बात करते हैं तो जूट पश्चिम बंगाल में होता है। चाय, चाय जो है असम में। रबर, रबर केरल में। और गन्ना उत्तर प्रदेश में। यानी 1 में 3, ए में 3, बी में क्या है 1, सी में 2, डी में 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो इस प्रकार से हमारा जो ए ऑप्शन है वह सही है, यानी जो पश्चिम बंगाल है वहां पर क्या हो रहा है, जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है, जूट उत्पादन के लिए। चाय उत्पादन के लिए असम, रबर के लिए केरल और गन्ना तो जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश है। ठीक, आगे देखते हैं प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य ग्रहण से संबंधित डेटा दिया गया और यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसको देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, केवल पूर्णिमा के दिन, बी केवल अमावस्या के दिन, सी 1 और 2 यानी ए और बी दोनों, डी न ए न ही बी। तो जो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन होता है। ठीक, सूर्य ग्रहण क्या होगा, सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन होगा और इसकी जो स्थिति क्या होती है, जब चंद्रमा क्या है सूर्य और, जब चंद्रमा क्या है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक, चंद्रमा क्या है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तब वह क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। और इसी का उल्टा
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण होगा। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन ही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए सागौन, सागवान इसी को कहते हैं, बी ओक, सी चेस्टनट, डी जैतून। अगर हम भूमध्य सागरीय वृक्षों की बात या वनों की बात करेंगे तो भूमध्य सागर के जो वन होते हैं वहां पर अक्सर क्या होता है, मुलायम लकड़ियां पाई जाती हैं। ठीक, मुलायम लकड़ियों के साथ ही साथ जितने भी रसीले फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, ये सब वहां पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही अंजीर भी पाया जाएगा। तो जो सागौन है, सागौन एक कड़ी लकड़ी वाला पौधा है। ठीक, कड़ी लकड़ी वाला वृक्ष है, यानी कठोर, इसकी जो लकड़ी होती है वह कठोर होती है। जबकि ओक, चेस्टनट और जैतून जो है यह सब मुलायम लकड़ी के हैं और भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सागौन जो है भूमध्य सागरीय वनों की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह उष्णकटिबंधीय वनों की श्रेणी में आता है। कहां पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, सागौन किसकी श्रेणी में आता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में नीम जैसे हैं, जितनी भी कठोर लकड़ियां हैं जिनका इमारती चीजों में प्रयोग होता है, उसमें जितनी भी कठोर लकड़ियां होंगी सब किसमें आएंगी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की श्रेणी में आएंगी। जबकि जितने भी मुलायम पेड़ होंगे, मुलायम लकड़ी वाले पेड़ होंगे, वह सब भूमध्य सागरीय वनों की श्रेणी में आएंगे। आगे देखते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण हुआ? पहला है पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात करेंगे तो भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य जो है 1953 में बना था, 1953 में, और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1953 में किया गया था। इसको लेकर के श्रीराम पोर्टलू जो है उन्होंने आंदोलन भी किया था और इसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? पहला है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। तो जो कारखानों में बालकों के श्रम करने या फिर उनको कार्य करने का जो प्रतिषेध करता है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है कि किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, कितने वर्ष से? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे। चौदह वर्ष से कम की आयु के बालक या बालिका कारखानों में कार्य नहीं करेंगे। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 जो वाक स्वतंत्रता है उससे संबंधित है, यानी स्पीच की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छूत जो है। अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 से बलात् जो श्रम कराया जाता है, जबरदस्ती व्यापार और क्या कहते हैं मानव का व्यापार कराया जाता है, साथ ही साथ जबरदस्ती किसी से जो कार्य बेगारी कराई जाती है बिना पैसा दे करके, उससे संबंधित है। ठीक, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के निषेध से संबंधित है, बलात् श्रम के निषेध से संबंधित है। ठीक, सॉरी निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 23 के तहत आजादी है कि जबरदस्ती उससे कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही बिना पैसे बिना मजदूरी दिए उससे कार्य नहीं कराया जा सकता और किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जाए, यानी दास प्रथा जो होती है वह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही आता है, इससे निषेध किया गया है। आगे देखते हैं, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला है राज्यसभा विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है।
जो दूसरा कारण आर है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है, पहला कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक, तो राज्यसभा सही बात है, इसका विघटन नहीं होता है, यह सही है, यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। ठीक, राज्यसभा अस्थाई सदन है और इसके जो सदस्यों की नियुक्ति होती है कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए इसके सदस्यों की नियुक्ति होती है। और इसके साथ ही साथ जो नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति की आयु है कितनी है? 30 वर्ष। मिनिमम वह 30 वर्ष की आयु का हो, उसे 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ इसके जो 1/3 सदस्य हैं उनका हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त, यानी उन्हें हर दूसरे वर्ष निकाल दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। पहला है मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खां, सी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी अलीवर्दी खां। अगर हम बंगाल के अंतिम सूबेदार की बात करेंगे तो बंगाल का अंतिम सूबेदार जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त हुआ था वह कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ठीक, कौन था? मुर्शिद कुली खां था। और इसको जो नियुक्ति किसने दिया था? फर्रुखसियन ने। फर्रुखसियन जो मुगल बादशाह था, इसने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और यह बंगाल का मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार भी था। ठीक, इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बनता है? शुजाउद्दीन खान। शुजाउद्दीन खान मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के सूबेदार बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। पहला है सूची 1 में क्या दिया गया है? विभिन्न राजनीतिक जो संगठन है वे दिए गए हैं। और सूची 2 में क्या दिया गया है? किस संगठन के संस्थापक कौन है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक हैं वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ठीक, कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगर हम पुनः सार्वजनिक सभा की बात करेंगे तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे ने किया था। अगर हम बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता ने इसकी स्थापना की थी। इनके साथ ही केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक ये भी शामिल थे। ठीक, मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करेंगे तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चालू ने की थी। ठीक, किसने? आनंद चालू ने की थी। इनके साथ ही में और 2 नाम प्रसिद्ध थे, एक थे वी राघवाचारी और इनके साथ ही में थे यस अय्यर। ठीक, यस अय्यर। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा ए में 2, यानी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पुनः सार्वजनिक सभा बी में 3 यानी महादेव गोविंद रानाडे, सी में फिरोज शाह मेहता यानी 4 और डी में 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? पहला है ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। घटना कब की है? घटना 9 अगस्त 1925 की है।
कब की? 9 अगस्त 1925 की है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो लखनऊ ट्रेन जा रही थी उसमें जो सरकारी खजाना था उसको लूटने के लिए यह प्लान बनाया था। 9 अगस्त 1925 को इसी की घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन अब नाम दिया गया, जबकि पहले इसे काकोरी एक्शन कांड षड्यंत्र केस कहा जाता, षड्यंत्र कांड कहा जाता था। इसके साथ ही इसमें कई जो क्रांतिकारी थे उन्हें फांसी दी गई थी, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल जो है इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। कहां पर? गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इसके साथ ही और जो क्रांतिकारी हैं उससे भी संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी में एक थे राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, इनको गोंडा जेल में, तथा रोशन सिंह इन्हें नैनी जो प्रयागराज में है, प्रयागराज जेल में, और इसी के साथ ही अशफाक उल्ला खान, इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। ठीक, कहां पर? फैजाबाद में इनको फांसी दी गई थी। तो इनसे संबंधित जो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है मिलान करने वाला कि किसको कहां पर फांसी दी गई थी, तो उससे संबंधित मैच करना होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 9 अगस्त को यह घटना घटी थी। लखनऊ जो जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया गया था इनके द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई। इनके और जो साथी थे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान। तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण आर, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। कूट हमारे क्या है? ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके में क्या होता है कि जो अंग्रेज हैं और मुसलमान, खास करके मुस्लिम लीग का जो संगठन है उसके जी प्रमुख उस टाइम पे थे, वे लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं संपर्क बनाया उन्होंने और कांग्रेस के विरोध में एक दूसरे के साथ आए। और इसके साथ ही जिन्ना ने कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं, खास करके मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, वे जो महात्मा गांधी जी द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था उससे दूर रहने की हिदायत दी गई थी। यानी कि जो हमारा कथन है और उसका जो कारण है दोनों सही है। ठीक, तो हमारा सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। इसका सही स्पष्टीकरण आर ए का है। ठीक, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए, सही है। दूसरा, जिन्ना ने ब्रिटिश के पक्के सहयोगी के तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहा। ठीक, यानी मुसलमानों को कहा कि आप सब कांग्रेस से दूर रहो, यानी वे क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, चौथा इंडियन लीग। अब क्या दिया है कि इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से क्या करना है? चुनना है। यानी जो संस्थाएं दी गई हैं किस वर्ष स्थापित की गई है तो उसको जो सबसे पहले स्थापित किया गया उसी अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा की तो यह इसकी स्थापना जो हुआ है 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। ठीक, कब? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में।
और इंडियन लीग की अगर हम बात करेंगे, इसके जो संस्थापक शिशिर कुमार बोस थे, इन्होंने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। ठीक, तो लैंड होल्डर सोसाइटी बेसिकली क्या है, जमींदारों से संबंधित है। तो अगर हम क्रम देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा ए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, यानी जो दूरदृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब किस जगह पर बनता है उससे संबंधित प्रश्न है। पहला है रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, डी अन्य बिंदु पर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है, और दूरदृष्टि दोष में जो होता है नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक, जबकि दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है, बल्कि जो दूर की वस्तु है वह दिखाई देती है। आगे देखते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। पहला है क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करते हैं, ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, द्रव्यमान की। ठीक, तो माध्यम जब तक नहीं रहेगा उनके संचरण के लिए, तब तक ध्वनि तरंगे सुनाई नहीं देंगे। तो यानी अब माध्यम का क्या होना चाहिए, वायुमंडल होगा तभी तो माध्यम होगा ना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, इसीलिए ध्वनि जो तरंगे हैं सुनाई नहीं देती, यानी जो दो व्यक्ति हैं एक दूसरे से बात भी करेंगे तो सुनाई नहीं देता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पुस्तकें दिए गए हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। पहला है बेहया विनीता अस्थाना का, बी अंतिमा मानव कौल, सी आकोबा को दिव्य प्रकाश, डी उफ कोलकाता नीलोत्पल मृणाल। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो बेहया जो पुस्तक है इसकी लेखिका विनीता अस्थाना है, सही है। अंतिमा जो पुस्तक है इसके लेखक मानव कौल है, यह भी सही है। आकोबा को जो है यह पुस्तक दिव्य प्रकाश ने लिखा है, यह भी सही है। उफ कोलकाता जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, सत्या व्यास है। और नीलोत्पल मृणाल की जो पुस्तक है डार्क हार्स, कौन सी पुस्तक है, नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक डार्क हार्स, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी के साथ इनकी एक और पुस्तक है यार जादूगर। इस दोनों पुस्तकों के लेखक नीलोत्पल मृणाल है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़नी चाहिए, डार्क हार्स और यार जादूगर। आकोबा को दिव्य प्रकाश की है, अंतिमा मानव कौल की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके साथ ही बेहया जो है विनीता अस्थाना की पुस्तक है। आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का विजेता कौन है। ध्यान में क्या रखना है, फ्रेंच ओपन। ठीक, तो पुरुष एकल विजेता कौन है, हमारे ऑप्शन है अलेक्जेंडर जेवरेव, बी कार्लोस अल्काराज, सी डेनियल मेदवेदेव, डी जर्निक सिनर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज। कौन है, कार्लोस अल्काराज। इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। ठीक, तो विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज। अलेक्जेंडर जेवरेव जो है उपविजेता है। आगे देखते हैं, 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। कौन सा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहला है आशा भोसले, बी अमिताभ बच्चन, सी धर्मेंद्र, डी ऋषि कपूर। तो जो 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वह अमिताभ बच्चन को मिला है। 2023 का आशा भोसले को मिला था। ठीक, कब का, 2023 का। आगे देखते हैं, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद मोखबर, बी अयातुल्ला खामनेई, सी इब्राहिम रईसी,
डी मसूद पेजेशकियन। ठीक, मसूद पेजेशकियन। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन है, जबकि आयतुल्लाह जो खामेनेई है यह उस क्या कहते हैं वहां के सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च नेता है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। ठीक, कौन? आयतुल्लाह खामेनेई हैं। ठीक, मसूद पेजेशकियन वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम रईसी के बारे में आपने सुना था, अभी प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद मोखबर हैं, इनसे पहले ये कार्यवाहक थे। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। इस प्रकार आज का जो प्रश्नों की जो ये श्रृंखला है आज इसी पर समाप्त होती है। आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो आपसे एक निवेदन है, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।